हेलो प्यारे बच्चों, बेटा कक्षा 4 में सप्ताह 15 के अंतर्गत हम पर्यावरण अध्ययन में पढ़ेंगे। पाठ का नाम है पहाड़ों से समुद्र तक। देखिए बेटा, जो समुद्र में पानी आता है, जो नदियों में पानी आता है, वो कहाँ से आता है? पहाड़ों पे जो बर्फ़ होती है ना, वो पिघलती है। ये पहाड़ों की बर्फ़ पिघलेगी, इससे नदी के रास्ते समुद्र तक पानी आता है। ये जो पहाड़ होते हैं, इनकी बर्फ़ पिघली, उससे छोटी छोटी नदियाँ निकली और वो नदियाँ आखिर में जाकर समुद्र में मिल जाती हैं। ठीक है, इसीलिए पाठ का नाम है पहाड़ों से समुद्र तक। समझ में आ गई? चलिए वर्कशीट को हल करते हैं। आप इस पाठ को अपनी पाठ्य पुस्तक से पूरा पढ़ सकते हैं। मैं वर्कशीट को हल करवा रही हूँ, जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो साथ साथ बता दूंगी। ठीक है, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले सब्सक्राइब कर लो बेटा, ताकि आपको सॉल्यूशन जल्दी जल्दी मिलते रहें। आपका पहला प्रश्न है, नदी में पानी पहाड़ों पर जमी बर्फ के पिघलने से आता है। अभी मैंने आपको बताया पहली लाइन में कि जो पहाड़ों पे बर्फ होती है वो पिघलती है, जिससे नदियों में पानी आता है और नदियों से समुद्र में जाता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? पिघलने से। ठीक है बेटा, पिघलने से। समुद्रों नदियों में पाने वाले जीवों के नाम बताने। देखिए, समुद्र नदियों में पानी वाले जीव पाए जाते हैं। मछली, व्हेल, मगरमच्छ, कछुआ, मेंढक, ठीक है, स्टारफिश, कितने सारे होते हैं जो समुद्र में पाए जाते हैं या पानी में पाए जाते हैं। ठीक है, तो उसमें से दो चित्र आपके सामने दिए हैं। ये कौन सा जानवर है? ये व्हेल है। और ये कौन सा है? ये मगरमच्छ है। ठीक है, मैंने लिख दिया है व्हेल और मगरमच्छ, इनके नाम बता दिए हैं। आपका अगला प्रश्न है, जल हमारे लिए बहुत उपयोगी है। इस कथन के विषय में अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। देखो बेटा, पानी है तो सब कुछ है और पानी नहीं तो कुछ भी नहीं। क्योंकि देखो, हमारा जो दिन है उसकी शुरुआत पानी से ही होती है। आप अगर उठे हो, मुंह धोना है तो पानी है, पीना है तो पानी है, खाना बनाना है तो पानी है। तो जल है तो जीवन है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। इसी को लिख देंगे कि हमारे जीवन में पानी का बहुत महत्व है। बिना पानी के हमारा जीवन संभव नहीं है, क्योंकि हम पानी पिए बिना नहीं रह सकते और हमारे रोज के काम हैं, उन सभी कामों को करने के लिए भी पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है बेटा, जल हमारे लिए उपयोगी ही नहीं, हमारा जीवन है, क्योंकि बिन पानी के हम जीवित नहीं रह सकते और हमें प्रतिदिन के कार्यों में पानी की आवश्यकता होती है। अपने विचार बताने थे, आप इसमें कुछ और जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं। अगला देखिए चित्र, ये इसमें क्या हो रखा है? पानी भरा हुआ ना। अब देखिए, पानी हमारी ज़रूरत है, लेकिन अगर पानी ना मिले तो सूखा पड़ जाता है, लोग पानी को तरसते हैं। और अगर पानी अधिक हो जाए तो बाढ़ आ जाती है। क्या आ जाती है? बाढ़। ठीक है, और अगर ये चित्र दिखा रखा है, बाढ़ आ जाएगी तो क्या होगा? लोगों का जीना मुश्किल हो जाता है। लोगों को अपना घर छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ता है, क्योंकि पानी में थोड़ी रह सकते हैं। पानी में कितने सारे जीव हो सकते हैं जो काट सकते हैं। खाने पीने की समस्या आ सकती है, खाना कैसे बनाएंगे? सब कुछ डूब जाता है। ठीक है, रहने की समस्या आती है। ठीक है बेटा, यह चित्र बाढ़ की स्थिति को दर्शाता है। बाढ़ के कारण लोगों को अपना घर छोड़कर दूसरी जगह पर जाना पड़ता है। खाने पीने रहने की समस्या आती है। जीवन कष्टदायी हो जाता है। कष्ट यानी तकलीफ हो जाती है उन्हें। देखिए, एक तो आप अपने घर पे आराम से रहें और फिर आपको कहीं और जाना पड़े, वहाँ पे आपको ये नहीं पता रहना क्या है, खाना कहाँ है, कपड़े हैं कि नहीं है। तो इस तरह से उनका जीवन तकलीफ में आ जाता है। ठीक है, जैसे अब लोग ये पानी में चल रहे हैं तो इनको तकलीफ हो रही है ना चलने में। एक तो आप आराम से चलो, एक इस तरह से चलो। समझ गए सभी? आगे है बेटा, पेड़ की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती हैं, ताकि जब बाढ़ आए तो मिट्टी बह ना जाए और पेड़ खड़े रहें। हमें बाढ़ को रोकने के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। पेड़ जो हैं बेटा, बाढ़ की स्थिति में भी खड़े रहते हैं। क्यों? क्योंकि जो पेड़ की जड़ें हैं वो मिट्टी में जमी रहती है बारिश की स्थिति में भी, और वहाँ की मिट्टी बह कर दूसरी जगह पर नहीं जाती। इस बात का हमें ज्ञान हुआ, पता चला। तो आपको इससे ये सीखना चाहिए कि अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, जीवन के लिए, समस्याओं से बचने के लिए। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका, अपने माता पिता से चर्चा कीजिए और बताइए कि यमुना नदी क्यों गंदी हुई। कोई 5 कारण बताने हैं। देखिए बेटा, यमुना नदी क्यों गंदी हुई? क्योंकि दिल्ली में एक तो जनसंख्या अधिक है, तो जो नदी के किनारे रहने वाले लोग हैं वो अपनी गंदगी डालते हैं, वहाँ पे कपड़े धोते हैं, नहाते हैं,
वहाँ पे लेटरिन करते हैं, फिर वहाँ पे जो गंदगी है पॉलीथीन वगैरह वो बहाते हैं। एक लोग जो मूर्ति वगैरह बहाते हैं, मतलब पहले कोई त्यौहार मनाया अपना, फिर जाके नदी में मूर्ति प्रवाहित कर दी। एक जो फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं उनमें से निकलने वाला जो रसायन है, केमिकल्स हैं, वो नदी, जो फैक्ट्रियों का कूड़ा कचरा, ये सब जाके नदी में मिल जाता है। तो हमें अगर नदी को साफ़ करना है, आगे ये भी बताया ना नदियों को साफ़ करने के 5 उपाय, तो एक तो फैक्ट्रियों को नदियों से दूर लगाना चाहिए, ठीक है। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, दूसरा हम ये कर सकते हैं, जो जनसंख्या है उसको समझाया जाए, जागरूक किया जाए कि नदी पे कपड़े ना धोएं, अपना कूड़ा कचरा ना फेंके, ठीक है। तीसरा, जो मूर्तियाँ बहाते हैं लोग, वो उनको या तो ये कहा जाए कि आपको मूर्ति तो बहानी है तो आप मिट्टी की मूर्ति बनाएं, ठीक है, केमिकल वगैरह की ना बनाएं जिससे नदी का पानी गंदा हो, ठीक है। यही मैंने लिखा है, यमुना नदी में फैक्ट्रियों से निकलने वाले रसायनों के कारण, फैक्ट्रियों के कचरे के कारण, नदी के किनारे बसे लोगों द्वारा नदी में गंदगी डालने, अपने कपड़े धोने के कारण, लोगों द्वारा मूर्ति प्रवाहित करने के कारण यमुना नदी गंदी हो रही है। 5 कारण हो गए। इन्हीं कारणों को दूर करके हम नदी को साफ कर सकते हैं, ठीक है। पहले क्या कर सकते हैं, देखो इन्हीं को आप, मैंने उपाय नहीं लिखे हैं, उपाय आप खुद लिखेंगे, समझा यहीं देती हूँ। एक तो यही बता दिया, इन सभी को दूर करने का उपाय करना चाहिए। फैक्ट्रियाँ दूर लगानी चाहिए ताकि फैक्ट्रियों का रसायन भी ना जाए, कचरा भी ना जाए। लोगों को समझाना चाहिए जो उसके किनारे बसे हुए कि आप अपना कूड़ा कचरा नदी में ना डालें, और लोगों को मूर्ति बहाने से रोकना चाहिए। हमें खुद भी नदी में प्लास्टिक वगैरह, पॉलीथीन वगैरह, बोतल वगैरह इस तरह से नहीं डालनी चाहिए, ठीक है। समझ गए आप। अब बात कर लेते हैं जीवन कौशल की। जीवन कौशल में आज हम पढ़ेंगे वर्षा जल संचयन और भूमि जल का पुनर्भरण। मतलब वर्षा के, बारिश के पानी को रोकना किसी भी तरीके से। आप चाहें तो अपने घर में बड़े बड़े बर्तनों में रोक सकते हैं, या घर में टंकी बनवा सकते हैं, पानी गिरेगा तो उसमें इकट्ठा हो जाएगा। और भू जल का पुनर्भरण, मतलब जो ज़मीन के नीचे पानी है, जो कुओं में, हैंडपंप में, ट्यूबवेल में हम पानी निकालते हैं ना, वो ज़मीन के नीचे से आता है। तो वो पानी कैसे भर सकता है? आजकल इसके लिए सबसे अच्छा जो कंसेप्ट चला हुआ है वो बेटा रेन वाटर हार्वेस्टिंग। मतलब जो पानी है उसको गड्ढा खोद के ज़मीन के नीचे पहुंचाया जाता है, ठीक है। बोरवेल वगैरह जो होते हैं या ट्यूबवेल वगैरह, आजकल सभी घरों में बरसाती पानी को रोकने के लिए इस तरह का काम किया जा रहा है, सभी विद्यालयों में किया जा रहा है, ठीक है। हम सभी जानते हैं कि पानी जीवन के लिए आवश्यक है, लेकिन पीने के पानी के साधन सीमित है। मतलब जो पीने लायक पानी है ना बेटा, मीठा पानी, वो बहुत कम है, ठीक है। इसकी मांग अधिक है क्योंकि जनसंख्या अधिक है, लोग ज़्यादा है, तो पानी की ज़रूरत ज़्यादा है। इसीलिए हम सभी को जल संरक्षण की आवश्यकता पर काम करने की ज़रूरत है। मतलब हम सभी को पानी को इस तरह से इस्तेमाल करना है कि जो पीने का पानी है वो संरक्षित हो, वो बचे, वो सभी के लिए काम में आए। इस संबंध में वर्षा जल संचयन और भू जल स्तर का पुनर्भरण बहुत आवश्यक है। मतलब अगर हम बारिश के पानी को रोक लेंगे, क्योंकि बारिश का पानी मीठा होता है, तो जो ज़मीन का स्तर है वो भी ऊंचा होगा। इसके लिए एक चित्र दिखा रखा आपको। बारिश आई, इस घर की छतों पे हमने वो पानी इकट्ठा करने के लिए लगा रखा है। ये पाइप के द्वारा इस टंकी में पानी जाता है। तो इस टंकी में जो पानी जाएगा, नीचे से इसको बेटा पक्का नहीं करते, जो ये टंकी बनी हुई है, तो उससे ज़मीन के नीचे धीरे धीरे पानी जाता रहता है, ठीक है। आपने देखा हो, अगर बारिश बहुत तेज़ आ जाए तो एक दिन तो रोड पे पानी ही पानी होता है, लेकिन अगले दिन वो सारा पानी कहाँ चला जाता है? जहाँ जहाँ कच्चा होता है वो ज़मीन के नीचे चला जाता है। समझ में आई बात? वो इसीलिए जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम पानी को इकट्ठा कर सकते हैं और इस पानी को ज़रूरत पड़ने पर इस्तेमाल भी कर सकते हैं। वर्षा जल संचयन वर्षा जल को संग्रहित करने की प्रक्रिया है। भूजल का पुनर्भरण संकट की अवधि के दौरान पानी की आवश्यकता पूरा करने का एक आसान तरीका है। देखिए, जो ये पानी मैंने बताया इकट्ठा हो गया है, इसको आप कभी भी इस्तेमाल कर सकते हो। मान लीजिए आपके घर में आज पानी नहीं आया, तो यहाँ से हम पानी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए इन्होंने दिखा भी रखा है, यहाँ पे इस तरह से नल लगाकर हम इस पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप सभी को वर्षा जल का संचयन मतलब बारिश के पानी को आप कैसे रोकेंगे, और भूजल का पुनर्भरण मतलब जो ज़मीन के नीचे है उस पानी को दोबारा किस तरह से भरा जाता है, अब तो आपको जानकारी मिल गई ना, ठीक है। इसी से संबंधित है पर्शन गतिविधि। ऐसे 2 तरीके बताने हैं जिसमें आप बारिश का पानी
इकट्ठा करके उपयोग कर सकते हैं। एक तो बेटा हम अपने घरों की छतों पर बड़े बड़े बर्तन रख सकते हैं, घर की छत पर इकट्ठा करके, या हम ज़मीन के नीचे टंकी बनाकर, जो ये टंकी हमने दिखाई थी ये ज़मीन के ऊपर बनी हुई लेकिन ज़मीन के नीचे भी बन जाती है, उसको ढक देते हैं और जो पानी एक पाइप लग जाती है जैसे इसमें लगी हुई थी चित्र में, ठीक है। वर्षा भूल जल संचयन भूल जल स्तर को बढ़ाने में कैसे मदद करता है? ज़मीन के जो जल का स्तर है, जो ज़मीन के नीचे पानी है, उसके स्तर को बढ़ाने में बहुत मदद करता है। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया जो पानी है वो जो टंकी बनाई जाती है वो नीचे से कच्ची रखी जाती है, उस पर पक्का नहीं किया जाता, तो जो पानी है वो धीरे धीरे ज़मीन के नीचे जाता रहता है और पानी का जो जल स्तर है, जो ज़मीन के नीचे पानी का जल स्तर है वो बना रहता है या ऊपर आ जाता है। या बोरवेल बना लेते हैं, बोरवेल यानी ट्यूबवेल के लिए जो गड्ढे खोदे जाते हैं उस तरह से, उनमें पानी धीरे धीरे नीचे जाता रहता है इकट्ठा होके। अगला आपके सामने जल ही जीवन विषय पर एक पोस्टर बनाना है। पानी हमारी ज़रूरत है, इस विषय पर आपको एक पोस्टर बनाना है। देखिए तीनों प्रश्न मैंने कर दिए हैं। घर की छत पर पानी इकट्ठा करके ज़मीन के नीचे टंकी बनवाकर, बोरवेल द्वारा, बोरवेल का मैंने मतलब समझा दिया, बोरवेल ट्यूबवेल या टंकी बनाकर पानी के जल को, मतलब बारिश के पानी को नीचे पहुंचाना, ठीक है। जल संचयन करके हम भूमि जल स्तर को बढ़ा सकते हैं। ये बढ़ा मैंने गलत लिख दिया बेटा, ये बढ़ा आएगा, ठीक है, बढ़ा सकते हैं। आप इस गलती को सुधार लीजिएगा। देखिए मेरे से भी गलतियां हो सकती हैं, ठीक है, तो आप इस गलती को सुधार लीजिएगा, बढ़ा लिखिएगा। आपके सामने दो चित्र बना दिए मैंने। जल ही जीवन पर पानी को बचाना है और दूसरा जल बचाओ जीवन बचाओ। किस तरह से बचा सकते हैं? देखिए ये जो हम अभी पढ़ रहे हैं वही कंसेप्ट है। बारिश के पानी को इकट्ठा करना है, फिर वो हमारे काम आएगा, ठीक है। ये हमें ज़मीन पे जो पानी है उसको बचाना है। दोनों में से जो आपको पसंद आए आप वो बना सकते हैं। अब बात करते हैं संस्कारशाला की। साक्षरता यानी पढ़ा लिखा होना के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए 8 सितंबर को, यानी आज 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। मतलब लोगों को पढ़ाने से संबंधित, लोगों को पढ़ाना चाहिए, साक्षर बनाना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि गरिमा और मानव अधिकारों का मामला है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ के सतत विकासात्मक लक्ष्यों का एक महत्वपूर्ण घटक है। जो संयुक्त राष्ट्र संघ है बेटा वो मनुष्य की अच्छाई के लिए काम करता है। तो अगर सभी लोग पढ़े लिखे होंगे तो उसमें सबका भला है, इंसान का सबसे ज़्यादा भला है। क्योंकि हमारे जीवन में ऐसी कई समस्याएं होती हैं जब हमें महसूस होता है अगर हम पढ़े लिखे ना हो तो, ठीक है। आपको रास्ता पूछना है, जाना है, आना है, ठीक है। तो इसीलिए ये जो हमारा साक्षरता दिवस है इसका बहुत अधिक महत्व है और मैं चाहूँगी कि आप अपने माता पिता को साक्षर बनाएं। अगर आपके माता पिता को अपना नाम नहीं लिखना आता है तो आप कोशिश करें कि आप उनको कम से कम अपना नाम लिखना सिखाएं, ठीक है। आज का सुविचार है, जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। ये बोला एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। मतलब कि जो कोई काम करेगा गलतियां हो जाती हैं तो अपनी गलतियों से सीखें। वेजिटेबल सैंडविच बनाकर खाना है, ये मैं एक बार पहले भी बता चुकी हूँ। ये सेम एज इट इज़ हमारा पहले भी आ चुका है। वेजिटेबल ब्रेड के अंदर आप जो भी सब्जी आपके घर में हो वो लगा लीजिए, मलाई लगा लीजिए, सॉस के पाउच लगा लीजिए, मतलब सॉस लगा लीजिए और सैंडविच बनाकर खा लीजिए, ठीक है। या फिर टमाटर की चटनी बना सकते हैं। टमाटर को आप पीस लीजिए और उसमें नमक मिर्च लगा के वो लगा के खा सकते हैं। मसालों की खुशबू से उनको पहचान करनी है। रसोई घर में जितने मसाले हों, जीरा, धनिया, अजवाइन, राई, सौंफ, सबको सूंघ सूंघ के पहचानना है, ठीक है। हम में से कौन ऊंचा कूदे? सभी बच्चे मिलकर कूदेंगे, जो सबसे ऊंचा कूदेगा वो जीत जाएगा। आपकी दैनिक दिनचर्या वही है, कोई चर्चा नहीं कर रही हूँ। लास्ट पॉइंट, अपना गृह कार्य समय पे पूरा करो। जो आज वर्कशीट मिली है इसको जल्दी से पूरा करके अपने टीचर्स को भेज दो, ठीक है बेटा। समझ में आ गई सारी बातें? वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि आपको समझ आया नहीं आया। मैं आपके लिए ही वीडियोस बनाती हूँ, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। लाल रंग से नीचे सब्सक्राइब होगा, अगर कर रखा होगा तो काले रंग से आएगा, नहीं कर रखा होगा तो लाल रंग से आएगा। तो अगर लाल रंग का है तो सब्सक्राइब कर लो। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।